वेलकम टू यूपीएससी एस्पायरेंट्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग पीटी स्पेशल का सीरीज़ हम लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स का। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ टॉपिक पर चर्चा किया था। आज पीटी स्पेशल की वीडियो में खास करके हम इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण ऐसे तथ्य पर बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले आप सभी को पता होगा 2022 में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना था, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। आप सभी को पता होगा कि भारत ने किस प्रकार से यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके को, ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बिगेस्ट इकोनॉमिक वाली बन गई। फिलहाल बात करें कि पहले नंबर पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला अगर कोई है तो आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, आप सभी को पता होगा। उसके बाद अगर आप देखें दूसरे नंबर पर तो चाइना की बात की जाती, फिर जापान, जर्मनी और 5वें पर इंडिया और 6ठे पर आपका यूनाइटेड किंगडम हो जाता है। तो रिसेंटली आपने न्यूज़ में ये बातें देखी कि इंडिया सप्रेस द यूके टू बिकम द वर्ल्ड 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, है ना। तो उसी पर चर्चा करते कभी कभी आपके एग्जाम में स्टेटमेंट के तौर पर इस तरीके के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि कैसे इंडिया लिफ्ट पास्ट यूके इन द फाइनल 3 मंथ ऑफ 2021 और बिकेम बिगेस्ट 5th बिगेस्ट इकोनॉमी। अगर कैलकुलेशन के बेस के आधार पर बात करें तो यूएसए डॉलर की बात करें तो इंडिया का जो जीडीपी है, जिसको आईएमएफ के अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से अगर कैलकुलेशंस करें फर्स्ट क्वार्टर में तो एक्सटेंड किया, बढ़ा, यूके को पीछे छोड़ा, यूके से अर्थव्यवस्था बड़ी हो गई। तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है। तो इस तरीके का प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछे तो ये समानता सभी बच्चों को पता होगा, यूपीएससी ऐसे प्रश्न नहीं पूछती है ना। नेक्स्ट चीज़ों पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका ईसीएलजी के बारे में। कई बार ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम क्या होता है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरअसल इसको 2020 में 2020 में मई के महीने में 2020 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और कहा जाता है कि ये आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था बजट के दौरान में। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक कंपोनेंट है। मतलब आत्मनिर्भर भारत एक तरीके से कह सकते हो कि भाई अम्ब्रेला टाइप का है जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम हैं। तो आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम का अभियान का एक कंपोनेंट माना जाता है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी। अब देखिए, अगर ध्यान से समझने वाली बातें हैं कि नाम से ही पता चला कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी मतलब कि आपातकालीन स्थिति में क्रेडिट देना अर्थात लोन देना। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आए और आपको चूज करना हो तो खास करके कि भाई किस मंत्रालय के अंदर में आता है, तो सिंपल सी बात है कि ये फाइनेंस मंत्रालय के अंदर में आएगा और फाइनेंस के मिनिस्ट्री के अंदर में आएगा और साथ साथ में जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज उसी की प्रीव्यू में ये आपकी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लाई जाती है। अब सवाल ये है कि इसके अंदर में होता क्या है। तो दरअसल ये स्कीम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था उन सेक्टर को मदद करने के लिए, जैसे आपका एमएसएमई है, खास करके माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हुआ, या उसके अलावा जितने भी बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं जो एलिजिबल हैं, तो उनको मदद करने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लाया गया था ताकि उनका बिजनेस ठप ना हो। अगर मान लिया उनका बिजनेस ठप होता है, प्रोडक्शन रुकेगी तो जीडीपी डाउन होगा तो फाइनली हमारी अर्थव्यवस्था जो है कमज़ोर होगी। तो आप सबको पता होगा कि कोविड-19 पैंडमिक के द्वारा जो है आपका बहुत सारा इंटरप्शंस हुआ है हमारे देश के अपितु की पूरे विश्व में, जिसके कारण से अर्थव्यवस्था भी टूट गई थी। तो उसके लिए सबको पटरी पर लाने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लेकर आया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ पर बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है आपका नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी। आप सब लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इको पढ़ रहे हैं। अब इकोनॉमिक्स में आपने देखा होगा कि नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी के बारे में तो आप लोगों ने कहीं कहीं जीएसटी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी ये बात देखे हो। तो दरअसल ये जो है आपका स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी का मतलब होता है कि किसी एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता होगा एक्ट है। एक्ट का मतलब होता है कि भाई जो बिल होती है पार्लियामेंट में, बिल जो पास हो जाता है वो एक्ट बन जाता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो संवैधानिक सभा के द्वारा बनाया गया था। जैसे आपको पता होगा कि कैबिनेट मिशन के थ्रू जो है संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली
की स्थापना किया, वही कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने भारत के लिए संविधान बनाया, जो कि संविधान में पहले है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेशनल एंटी प्रॉफिट जो प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी है, ये एक स्टैचुरी बॉडी है जो सेक्शन 171 सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 के तहत इसको लाया गया था, है ना। और उसी के तहत ट्रेड और इंडस्ट्री में इसको पास करने की बात कही गई थी। तो ये गुड्स एंड सर्विस के अंडर में ही होता है ना। आगे थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि इसके मेन फंक्शन क्या है। इसके मेन फंक्शन की बात करें, देखो इसका काम क्या है। अब एंटी प्रॉफिटिंग की बात कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है कि ये ट्रेडर्स को जो अनफेयर प्रॉफिट हो रहा है उसके बारे में, तो कहता है ट्रेडर आर नॉट रियलाइजिंग टू अनफेयर प्रॉफिट बाय द चार्जिंग हाई प्राइस ऑफ द कंज्यूमर इन द नेम ऑफ जीएसटी के नाम पर अक्सर कंज्यूमर से लोग बड़े बोल देते हैं कि भाई 100 रुपये का कोई वस्तु है और उस पर 20% जीएसटी लग रहा है, तो 120% वसूल लिया। अब ये 120 का फिर 20% आपका ले लिया, तो 20% 120 का कितना हो गया भाई, तो 144 बाद में कंज्यूमर से ले रहे हो। तो ये तो इसको कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। तो उसको बताने के लिए कि जीएसटी के नाम पर कंज्यूमर से कोई एक्स्ट्रा चार्जेस न ले, उसको रोकने के लिए एनए के बारे में बताया गया, एनए बनाया गया, अर्थात नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग बनाया गया, ताकि एग्जामिन करेगी, ये संस्था एग्जामिन करेगी कि वो कंज्यूमर के साथ गलत तो नहीं हो रहा है, या लाइसेंस कैंसिल हो गया और उसके बावजूद भी आप प्रॉफिटिंग कमा रहे हो। तो इन सभी को एग्जामिन करने, टैक्स की क्रेडिटेबिलिटी को एग्जामिन करने के लिए बनाया गया था, है ना। तो ये कह सकते हैं कि एक तरीके से सुपरवाइजिंग करने का काम इन्हें करती है। अब इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात थोड़ा सा कर ले, तो उसका एक चेयरमैन होता है, 4 अलग से टेक्निकल मेंबर दिए जाते हैं और एक सेक्रेटरी होता है। तो इतना इससे ज़्यादा बाहर प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया बुलियन के, इंडियंस फर्स्ट बुलियन एक्सचेंज के बारे में। अक्सर आप लोगों ने सोचा होगा, और स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के बारे में सुना होगा, बॉम्बे स्टॉक मार्केट के बारे में सुना होगा, सेबी के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वैसे भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज का मतलब यहाँ से आपको समझ में आएगा, हम समझेंगे कि बुलियन होता क्या है। तो दरअसल बुलियन एक्सचेंज में आपका सोना चांदी इन सभी चीज़ों का एक्सचेंज किया जाता है, कॉमोडिटी हुआ ये सब। तो भारत में पहला जो बुलियन एक्सचेंज है वो आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में बनाया। अब आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाएंगे कि भाई आईएफसी कहाँ बनाया गया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कहाँ बनाया गया। तो ये एक्चुअली गुजरात में आप जाएंगे, वहाँ पर एक जगह है गांधीनगर, आपको पता हो रहा है, उसकी राजधानी है गांधीनगर, उसको गिफ्ट सिटी भी कहा जाता है। तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी में, गांधीनगर में ये किया गया था, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर है कि यहीं पर इंडिया फर्स्ट बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया गया। तो ये आपके प्रश्न में पूछ सकता है, बुलियन का मतलब क्या होता है। बुलियन का मतलब होता है फिजिकल गोल्ड और सिल्वर हाई प्योरिटी वाला, जो बार के फॉर्म में, एगोट्स के फॉर्म में, कॉइन के फॉर्म में, इन सभी फॉर्म में रखा जाता है, उसी को बुलियन कहते हैं। और उसी का एक्सचेंज बनाया जाएगा, एक तरीके से एक फॉर्मल लीगल तरीके से आप कह सकते हैं, उस पर आप टेंडरिंग कर सकते हैं। अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो आपके भी प्राइस बढ़ेंगे, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है। और सेंट्रल बैंक के द्वारा या रिजर्व बैंक के द्वारा इसको टेंडरिंग किया जाएगा। इसके लिए प्रॉपर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे कि सेबी है आपका। तो ऐसे इंडिया फर्स्ट बुलियन एक्सचेंज बनाया गया गांधीनगर। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका एफडीआई। किसी भी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए एक्सटर्नल का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा होगा, बीओपी के बारे में आप लोगों ने, 1991 में भारत में क्राइसिस आया था, उस क्राइसिस को रोकने के लिए, या कह सकते हैं किसी भी राष्ट्र में बीओपी बैलेंस रहे, पॉजिटिव रहे, तो इसके लिए कहीं न कहीं एफडीआई बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो भारत जो है दुनिया का 7वां सबसे ज़्यादा एफडीआई इनफ्लो वाला देश है, ये बात कही गई है यूनकैड के द्वारा। तो इंडिया हाईएस्ट एनुअल जो साल का करीब 84,835 मिलियंस एफडीआई 21-22 में इनफ्लो हुआ है, अर्थात भारत के अंदर में आया है। और लास्ट जो एफडीआई जा 2.87 बिलियन का हुआ था। 2021 में आप देखिए एफडीआई इनफ्लो हुआ था 74,391। तो मतलब हमारा एफडीआई इनफ्लो बढ़ा है। ये बात कही है यूनकैड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के माध्यम से 2022 में बताया गया, और कहा कि दुनिया में 7वां ऐसा देश भारत है जो सबसे ज़्यादा एफडीआई को प्राप्त करता है ना। और टॉप जो 20 होस्ट इकोनॉमिक्स है उनमें से 7वें नंबर पर भारत है एफडीआई के टर्म में।
ये कभी कभी ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट एक बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पर तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। अभी फ़िलहाल जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल की 25वीं मीटिंग हुई थी, ये मुंबई में हुआ था, जिसके चेयरमैन आपकी निर्मला सीतारमण थे। याद रखिएगा कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, निर्मला सीतारमण, है ना। तो उन्होंने एक तरीके से कहा कि जितने भी मेजर मैक्रो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं जो ग्लोबल और डोमेस्टिक डेवलपमेंट में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो उन पर विचार करने की बात कही उन्होंने। तो ठीक है, अब ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये होता क्या है। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसिल जो है एक नॉन स्टैट्यूटरी संस्था है। अभी हमने स्टैट्यूटरी की बात की, एक काउंसिल बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, और उसमें आपका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 2010 के माध्यम से, जैसे आप कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से प्लानिंग कमीशन, इन सभी को बनाया गया था। 2008 में एक कमेटी थी जिसका नाम था रघुराम राजन कमेटी। आपको पता है ये हमारे देश के गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के। सो फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म लाने के लिए उन्होंने कहा कि एफएसटीसी को क्रिएट करें। और एफएसटीसी में क्या होगा कि भारत के जितने भी फाइनेंस से संबंधित लोग होंगे सब उसमें आपके भाग लेंगे, सब अपनी अपनी राय सलाह देंगे। तो जैसे इनका हेड होंगे, चेयरमैन होंगे, और सदस्य होगा जैसे आरबीआई के गवर्नर होंगे, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी होंगे, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के होंगे, आपका फाइनेंशियल सर्विसेज होंगे, सेक्रेटरी कोऑपरेटिव, सभी लोग होंगे। साथ में चेयरमैन सेबी के, चेयरमैन आईआरडी के हुआ, ये सबके लोग होंगे ना जो इसके मेंबर होंगे, और वो राय सलाह देंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर करना चाहिए। तो ये आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल से संबंधित है। तो ये था आज का। मिलते हैं कल के वीडियो में फिर से। बाकी आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, पीटी स्पेशल को देखिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर से।